नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र है मध्य प्रदेश का जबलपुर, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि आने वाले महीनों और सालों की राष्ट्रीय और राजनीतिक रणनीतियों का खाका तैयार करने वाली बैठक मानी जा रही है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाहक दत्तोत्रेय होसबोले और देश भर से आए 40 प्रांतों के 407 प्रमुख कार्यकर्ता एक ही मेज पर एक ही फोकस के साथ मंथन कर रहे हैं। आज हम इस बैठक के राजनीतिक, सामाजिक और चुनावी संकेतों को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि जब संघ जमीन पर उतरता है तो राजनीति में हलचल क्यों तेज हो जाती है। लेकिन उससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल की 3 दिवसीय बैठक का आज पहला दिन था। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाहक दत्तोत्रेय होसबोले समेत संघ की टीम के वो सभी सदस्य मौजूद रहे जो संघ की आगामी गतिविधियों और योजनाओं का मसौदा तैयार करते हैं। 40 प्रांत के पदाधिकारी और 407 कार्यकर्ता भी अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत और अन्य शीर्ष पदाधिकारियों का बार बार मध्य प्रदेश का दौरा करना, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक भी जबलपुर में आयोजित करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी कार्य योजना या अभियान को प्रारंभ करने के पूर्व उसकी भरपूर तैयारी करता है। ये बैठक भी संघ की भविष्य की रणनीति की तरफ इशारा कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज महाकौशल प्रांत के जबलपुर शहर में प्रारंभ हुई। बैठक का शुभारंभ परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने भारत माता के चित्र के सामने पुष्पार्चन करके किया। बैठक में विभिन्न प्रकार के जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर भी चर्चा होगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष के निमित्त जो कार्यक्रम है, अभी विजयदशमी के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, उसकी भी समीक्षा चर्चा उस पर होगी। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में व्यापक घर घर संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलन, प्रमुख नागरिक गोष्ठी और सामाजिक सद्भाव बैठक, इसकी जो योजना बनी है उसकी भी चर्चा और समीक्षा इस बैठक के अंदर की जाएगी। आने वाले दिनों में संघ का राजनीतिक प्रकल्प यानी कि बीजेपी आदिवासियों के वोट बैंक को एक बार फिर साधते हुए नजर आएगी। साथ ही सिख गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को भी पूरे देश में संघ प्रचारित प्रसारित करने की योजना बना रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये जाहिर है कि बीजेपी सिखों का विश्वास पाने के लिए छटपटा रही है। पंजाब के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी बीजेपी को फिलहाल सिखों का समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन अब संघ इसके लिए आधार मजबूत नींव तैयार कर रहा है। ऐसे और भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो आरएसएस की सर्वोच्च टीम के सामने विचाराधीन हैं और वो सभी मुद्दे सीधे तौर पर भाजपा का वोट बैंक तय करने वाले हैं। ये बात भी तय है कि संघ इन मुद्दों को लेकर अब जमीन पर उतरेगा, तब भाजपा की सियासी इमारत और भी मजबूत होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए जबलपुर से अरविंद दुबे की रिपोर्ट। तो आरएसएस का सियासी असर, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। साथ ही दिनेश जैन आरएसएस विचारक हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार, आपका ही बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले दिनेश जी, एक जो चर्चा की शुरुआत करेंगे हम इसी मुद्दे के साथ। 100 साल हो चुके हैं आरएसएस गठन के, उसके बाद हमने देखा कि कैसे देश के अंदर एक नया माहौल बना, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए और अब जो एक नई बैठक से एक नई शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले तो ये जानना चाहता है देश कि क्या लक्ष्य होंगे आने वाले समय में। कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आप कर रहे हैं इस बैठक में, लेकिन क्या लक्ष्य बड़े रखे जा रहे हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि संघ अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है स्थापना से लेकर। बहुत कम संगठन ऐसे होते हैं जो 100 वर्ष पूरा कर पाते हैं। संघ उन भाग्यशाली संगठनों में से है, महत्वपूर्ण संगठनों में से है, जिन्होंने बहुत गौरव के साथ अपने 100 वर्ष पूरे किए। स्थापना से लेकर अभी तक संघ की यात्रा इस देश के और इस विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम स्थान रखती है। संघ की जो विचारधारा रही है शुरू से ही,
मातृभूमि से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, समाज में सकारात्मक भूमिका, देश के निर्माण में अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर देने की भावना, बेहतर से बेहतर आदर्श चरित्र स्थापना, चरित्र निर्माण, और उस चरित्र निर्माण के माध्यम से विभिन्न व्यक्तित्व जो विभिन्न देश और राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ उच्चतम मापदंड स्थापित करना अपनी कार्यशैली के माध्यम से, अपने कार्यकलापों के माध्यम से, अपने आचरण और विचारों के माध्यम से इस देश को महत्वपूर्ण योगदान देना, इसके निर्माण में, इसकी प्रगति में और इस समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। संघ ने अभी अपने शताब्दी वर्ष पर पंच परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा की है। उस पंच परिवर्तन में पर्यावरण सुधार को लेकर बहुत बड़ी योजना है जी। सामाजिक समरसता को लेकर बहुत बड़ा बदलाव लाना है। हमें समाज में जो पिछड़े और दलित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनको किस प्रकार से ऊपर उठाया जाए, उस वंचित और शोषित वर्ग को उसके अधिकार दिलाना ही नहीं बल्कि समाज के उच्चतम स्तर तक लाकर उनकी जीवन शैली को एक आदर्श जीवन शैली में बदलने का जो कार्यक्रम है वो सामाजिक समरसता के माध्यम से संघ करना चाहता है। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन आप मानते हैं 100 साल में जो आपने एक बड़ी बात कही अभी कि एक जीवन शैली को उठाना है लोगों की, तो 100 साल में मानते कुछ बदलाव अभी तक इसमें आ चुका है संघ के दृष्टिकोण से, जिसमें अब आगे इसमें और जो बचा हुआ काम करना है पूरा? हाँ देखिए, कार्य कभी पूरा नहीं होता, लक्ष्य हमेशा सामने रहता है। आज अगर हम 100 कदम चले हैं तो और अगले 100 कदम की तैयारी हमें करना है। संघ जो भी कार्यक्रम बनाता है उससे पहले वो अपना गहन विश्लेषण करता है और उसकी गहन तैयारियां भी करता है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना और फिर उसको किस प्रकार अचीव करना है, किस प्रकार प्राप्त करना है, इसकी योजना बनाना और उसको धरातल पर उतारना। अभी संघ ने 1 लाख हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। ये जो हमारे 58,964 हमारे मंडल हैं और 54,055 हमारी बस्ती हैं, इन सबको मिलाकर 1 लाख से ऊपर की संख्या हो जाती है। तो इस मंडल और बस्ती स्तर पर हमको हिंदू सम्मेलन आयोजित करना है आगामी 1 वर्ष के अंदर। और इन हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से हिंदू समाज को और अधिक मजबूती के साथ जोड़ सकते हैं। जो जाति विभेद हमारे यहाँ है वो जाति विभेद हमें समाप्त करना है, हमें पूरी तरह से समरसता स्थापित करना है। ये संघ का अल्टीमेट एम है। तो बिल्कुल लक्ष्य के साथ चल रहा है संघ इस वक्त और बैठकों में यही लक्ष्य को पूरा करने की रणनीति बनती है। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी के अंदर संगठनात्मक जो ढांचा है उसके संस्कार हो, संगठन में कैसे मजबूती लाई जाए, ये संघ से सीखने की बहुत जरूरत रहती है। उससे सीखा जाता है और उसको उतारा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अब ऐसी कौन सी जो बीजेपी की भूमि रही है वो कमजोर रही हो, जिसको अब लग रहा है कि संघ की आने वाले शताब्दी वर्ष में जो पूर्ण हो चुका है, अब 100 साल हो चुके हैं, आने वाले समय में लग रहा है कि बीजेपी को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि मुद्दों को लेकर जब भी बीजेपी पिछड़ती है संघ वहां पर काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद बीजेपी को जमीन बना के देने का काम भी संघ करती है। देखिए संयम मीडिया का एक वर्ग जो है ना इस प्रोपेगेंडा में आता है और वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा। वो हर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है, जो मार्गदर्शन चाहे, जो राष्ट्र हित में काम करना चाहे। और डेफिनेटली मेरे समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और आज भी हैं, उस पृष्ठभूमि से आते हैं। तो संघ जो है हमारे लिए एक नेविगेशन है, हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, कंपस है। जैसा कि कंपस जो होती है ना वो आपको दिशा दिखाता है, लेकिन कंपस ये नहीं करता कि गाड़ी को चलाता है, गाड़ी तो खुद चलती है, चालक चलाता है। बिल्कुल, वो तो डॉक्टर मोहन भागवत पहले अलग अलग बता चुके हैं कि उनकी रणनीति अलग है, हमारी अलग है।
डेफिनेटली संघ हमको ये नहीं कहता आप ये करोगे आप वो करोगे, संघ वो भी नहीं करता कि हमारे कहीं पर कुछ कमजोरी हो तो वहां पे संघ जाके काम करेगा, ऐसा नहीं होता। संघ एक विचार है और हम उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि हमारे कैडर का एक बहुत बड़ा वर्ग वहां से आता है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि संघ कहीं पर बीजेपी कमजोर पड़ रही है तो इसलिए जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और संघ की जो ये बैठकें होती है साल 1.5 साल पहले से ये चिन्हित होती है, सारी प्रोग्रामिंग होती है, उसके बाद होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई चुनाव आ रहा है या कहीं पर कुछ हो रहा है तो उसका मद्देनजर आएगा। ये सारी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने फैलाया है और लोगों में फैला है। लेकिन इस बात के लिए लोगों को बताना चाहिए कि संघ जो है वो प्योरली सामाजिक संस्था है, सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठन है। जरूर। तो ऐसे में लेकिन सबसे बड़ी चीज एक और है गुलरेज जी, वो आप जो बता रहे हैं कि संघ का काम अलग है, वो तो पूरा देश जानता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि लोकतंत्र का देश है और इसमें कुछ करने के लिए आपको सत्ता में आना पड़ता है, तो वही चीजें तो वहां से सीख के आ रहे हैं। देखिए संघ का स्वयंसेवक कहीं पर भी होगा, वो अगर किसी पॉलिटिकल दल में होगा, यूजुअली भारतीय जनता पार्टी में होता है, तो वो उस विचार के हिसाब से काम करता है। अगर वो सपोज करें कि वो मीडिया में है तो भी वो एक जो राष्ट्र हित में काम करना है वो करेगा, यदि कहीं वो सर्विस में है तो भी राष्ट्र को मद्देनजर रखते हुए एक विचार के साथ काम करेगा और वैसा ही होना चाहिए। तो संघ को पॉलिटिक्स से आप सीधे मत जोड़िए, विचार है, विचार सब जगह होते हैं और विचार कोई पॉलिटिकल व्यक्ति में और नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति में नहीं होता, विचार जो होता है समाज में होता है, संघ समाज के साथ काम करता है। चलिए ठीक है। संदीप पाराणी जी, कितना फर्क हम समझें जो अभी गुलरेज जी ने कहा उसको लेकर भी विस्तार से बताइएगा। और दूसरी चीज कि 100 साल जो संघ को हुए उसके बाद एक नए तरीके से और शुरुआत की जा रही है, लक्ष्य जो अब तक रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ जरूर जो है था कमी रही वो पूरी की गई है, लेकिन अब क्या कुछ जो लक्ष्य किए जा रहे हैं, तय किए जा रहे हैं आने वाले समय के लिए? भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग अपने तरह से बात कहते हैं। वो कहते हैं हम सामाजिक संगठन है, बीजेपी कहती है हम पे उतना कोई असर नहीं होता, हमारे काम में दखल नहीं देते। लेकिन जो संगठन के महामंत्री आते हैं वो आरएसएस से ही आते हैं, घोषित तौर पे होते हैं, ये सब जानते हैं। तो राजनीतिक तौर पर सीधा इन्वॉल्वमेंट संघ का नहीं होता है, लेकिन वो बीजेपी की लगाम या यूं कहें उसको दिशा निर्देश, सही रास्ते पे ले जाने का काम संघ की बड़ी भूमिका होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि संघ खुलकर राजनीति नहीं करता, जरूर उसका विचार है, उस विचार को लेके बीजेपी चलती है। वर्तमान दौर में हम ये देख रहे हैं कि तेग बहादुर का बलिदान दिवस मनाने की बात हो रही है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब संघ उन वर्गों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो अछूते रहे। उसे आप वोट बैंक से भी जोड़ सकते हैं कि आदिवासी वोट बैंक, सिख वोट बैंक अभी बीजेपी की पकड़ से थोड़ा कमजोर है और वो अब घर घर संपर्क करेंगे, 1 लाख हिंदू सम्मेलन करेंगे। और एक और संयम जी आपको बात समझनी होगी कि वर्तमान में आदिवासी जो है वो हिंदू है या नहीं, ये भी एक बहस है। जरूर, उस पर तो सवाल खड़ा किया है विपक्षी दल ने। इस बहस को भी खत्म करने की कोशिश हिंदू सम्मेलन के जरिए होगी और ये उस समय बैठक हो रही है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी इसे स्वीकारे, आरएसएस इसे स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन राजनीतिक तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे लगता है कि इस बैठक के भी बड़े अर्थ होंगे। कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से इशारों में पार्टी के लोगों को निर्देश जारी होंगे, क्योंकि संघ सीधे नहीं कहता संयम, बिल्कुल संघ हमेशा इशारे में बात करता है। और वो संघ जो मोहन भागवत जी की स्पीच होगी वो एक कहीं ना कहीं दिशा निर्देश होंगे संघ के लोगों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी। चलिए, तो यहां पर और जोड़ना जरूरी है दिनेश जी की अब एक मोहन भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत सारी चीजें कही गई थी 100 साल पूर्ण होने पर। सबसे बड़ी चीज थी कि 75 के फॉर्मूले पर सवाल किया गया, कहा गया कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि 75 साल का ही उम्र तक काम करना चाहिए, जब तक आपकी बुद्धि विवेक का साथ दे रहे हैं तब तक काम करना चाहिए। और इसको सीधे तौर पर फिर वहां जोड़ा गया कि बीजेपी में 75 के उम्र का जो क्राइटेरिया तय किया गया था कि नेताओं के रिटायरमेंट का, और वहां से फिर उसे हटा दिया गया क्योंकि
डॉक्टर मोहन भागवत ने बयान दिया, उसके बाद फिर उसी का अनुसरण किया जा रहा था। आगे कहा गया कि अयोध्या मंदिर का जो लक्ष्य था हम उसी लक्ष्य के साथ चल रहे थे, लेकिन बाकी हमारे जो कार्यकर्ता हैं यदि वो आगे दूसरे लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो उनको स्वतंत्र करने के लिए जो मथुरा और काशी की बात की जाती है। देखिए, मैं पौराणिक जी की बात का थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। पौराणिक जी ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसी चर्चा। देखिए, आदिवासी तो हिंदू हैं ही, मूलतः वहीं से हमारी हिंदू सभ्यता भी विकसित हुई है। आज भी आप बहुत सारे वन क्षेत्रों में चले जाएंगे, सुदूर जंगल के क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ आपको हिंदू देवी देवताओं के मंदिर दिखेंगे जो आदिवासियों ने स्थापित किए थे। और आज भी उस सुदूर वनांचल क्षेत्रों में आदिवासी लोग उन हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ये तो कतिपय स्वार्थी मिशनरीज जो हमारे देश में आई, जो आक्रांता हमलावर जो हमारे देश में आए, उन लोगों ने ये प्रयास किया कि हिंदुओं में जाति विभेद पैदा किया जाए, किसी प्रकार से हिंदुओं को बांट कर विखंडित करके इनको कमजोर बनाया जाए। हमको कमजोर बनाएंगे तभी तो वो स्थापित हो पाएंगे इस देश में। ये हमेशा से उनकी विचारधारा रही और उसी विचारधारा को फलीभूत करने के अंतर्गत उन्होंने आदिवासियों को काटना चाहा, दलित समाज को काटना चाहा, वंचित और शोषित समाज को काटना चाहा। जहां जो कमजोरी उनको परिलक्षित हुई, क्योंकि 800 साल में विदेशी आक्रांताओं का राज्य हमारे राष्ट्र में रहा, 200 साल तक अंग्रेजों का भी रहा, और उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए हमें कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया। सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नहीं, उन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में भी हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म किया। मिशनरीज के साथ क्या एक थोड़ा सा बयान आया था, उसका भी मैं जिक्र करूंगा और आपसे जवाब चाहूंगा। अभी उमंग सिंघार विपक्ष के नेता मध्य प्रदेश में, उनका यह बयान था, छिंदवाड़ा गए थे और वहां पर आदिवासियों के बीच जाकर कह दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो आखिर ये क्या बांटने की कोशिश है? क्योंकि उमंग सिंघार तो खुद हिंदू है, बोलते हैं, उनके खुद पूजा पाठ होती है, लेकिन ये कौन सी राजनीति करने की कोशिश की जाती है? देखिए, वही बात है, वही विचारधारा है विदेशी आक्रांताओं की, विदेशी हमलावरों की। हमारे ऊपर वो तभी स्थापित हो पाएंगे जब हमें कमजोर कर देंगे। और हमें कमजोर किसी परिवार के ऊपर अगर स्थापित होना है तो उस परिवार को बांटना पड़ेगा। भाई भाइयों में फूट डलवाना, पिता पुत्र में फूट डलवाना, पति पत्नी में फूट डलवाना, यही लोग कर रहे हैं। ये एक हमारा जो राष्ट्र है, एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा कुटुंब है, इसको विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न माध्यमों से वो हमें फूट डालकर कमजोर करना चाहते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने सिर्फ हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक शोषण ही नहीं किया, उन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति का भी फायदा उठाया, हमारी इंडस्ट्रीज को कमजोर किया, हमारे कुटीर उद्योगों को ध्वस्त किया, हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को ध्वस्त किया। हर तरह से उन्होंने हमारी विचारधारा को, हमारे पुस्तकालयों को जलाया, हमारी जो पौराणिक संस्कृत जो विज्ञान था हमारा, उस विज्ञान की जो विरासत थी उसको ध्वस्त करने का काम किया। तो उन्होंने तरह तरह से हमारे ऊपर हमले किए 800 साल में, और हमें कमजोर बनाने के लिए हमारे ऊपर अपना शासन स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ का यह हर संभव प्रयास है कि हम अपने पुराने स्वर्णिम काल को पुनः प्राप्त करें। हम जो विश्वगुरु माने जाते थे, जो हमारी साइंस, हमारा विज्ञान, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति जो विश्व के उच्चतम स्तर पे थी, वो उस स्तर को हम पुनः प्राप्त करें, ये संघ का प्रयास है। हमें अपनी संस्कृति पर गौरव है। आज भी हमारी बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी हमारी जो घोषणाएं हैं, वो आज भी विदेशी जो अमेरिका और जो विज्ञान में जो बहुत अधिक प्रगति कर चुके हैं, नासा जैसे जो संस्थाएं हैं, वो हमारी उन वैचारिक परंपराओं का आज भी अनुसरण करती हैं, आज भी उनका लोहा माना जाता है। चलिए, जरूर। मैं गुलरेश जी, यहाँ पर जो मेरा सवाल था दिनेश जी से, वही सवाल आपसे भी है। क्या ये अब तो मानेंगे कि हाँ, बहुत कुछ सीखने के लिए, या कहा जाए कि आधार रखने की बात जो की जाती है, 75 के फॉर्मूले का जिक्र फिर मैं करूंगा। पहले बीजेपी ने 75 साल का फॉर्मूला लागू कर हटाया, लेकिन आरएसएस के मोहन भागवत उसका ही जिक्र करते हैं, तो उसके बाद फिर बीजेपी से वो फॉर्मूला धीरे धीरे लोप होता चला गया है। तो कुछ चीजें हैं क्या ऐसी जो मानते हैं कि हाँ, जहां लग रहा है कि टकराव की स्थिति हो सकती है, तो उसकी वापस नींव रखने का काम आरएसएस करती है बीजेपी के लिए? देखिए, संयम, एक बात याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता होते हैं, हम जिसको अपने अभिभावक कहते हैं, अभिभावक के रूप में देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और उनके जो विचार आते हैं वो हमारे लिए न केवल स्मरणीय होते हैं बल्कि अनुसरणीय होते हैं।
तो ये बात तो पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं बनती है कि आप विचार कहां से लेते हो। विचार डेफिनेटली आरएसएस से आता है। हमारा पूरे कैडर का विचार आरएसएस से स्वयं नहीं, उस पे क्या है गुलरेज जी की विपक्ष आरोप ये लगाता है कि अब नेतृत्व की कमी है इसलिए फॉर्मूला हटा दिया गया है। ये विपक्ष के आरोप रहे हैं सही केंद्र में। अब मैं पूरा आपने मुझे बोलने नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये अपेक्षा सारी चीजें होती है, किस प्रकार से बीजेपी को फंक्शनिंग करना है, उसके लिए हम संघ को बताएं। संघ ऐसा अपेक्षा रखता ही नहीं है हमसे। संघ एक वैचारिक संगठन है और एक वैचारिक संगठन के हिसाब से हमारा पितृ संगठन है। हम तो खुल के कहते हैं कि संघ हमारा वैचारिक संगठन है, संघ हमारा पितृ संगठन है और हम उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन ये भी बड़ा स्पष्ट है कि संघ हमको ये नहीं कहता कि आप रोज ये करोगे, इस प्रकार से करोगे। जो हमारे राजनीतिक गतिविधियां होती है वो हम खुद करते हैं। चलिए जरूर। संदीप जी, जो आपने अभी विचार सुने दिनेश जी के, कितने सहमत हैं उस चीज से? और दूसरी तरफ अब ये सवाल है कि हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी इस वक्त सत्ता में काबिज है और आरएसएस की जो बैठकें होती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि देश हित की बात की जाती है। और देश हित की बात किसी भी संगठन में हो, संघ में हो, तो वो बहुत जरूरी है कि हाँ देश के लिए हो रहा है, उसमें हर एक वर्ग के विकास की बात की जाती है। लेकिन क्या किसी प्रकार की कोई कमी आप देखते हैं क्या? क्योंकि बहुत जरूरी हर एक व्यक्ति की राय होना। देखिए सेन जी, मैं जैन साहब की बात से सहमत हूं कि आदिवासी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन राजनीतिक जो एक विषय खड़े किए जाते हैं वो बहस का विषय तो बनते हैं। आदिवासियों के नेताओं ने ये बात कही है कि हम हिंदू से अलग हैं, उसका जवाब आपको देना होगा और आदिवासियों को कन्विंस करना होगा कि आप हिंदू हैं। वो स्वीकारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो अस्वीकार करेंगे तो दिक्कत होगी। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, यह बात बिल्कुल सही है कि उसने देश में जब भी जरूरत पड़ी वो खड़े हुए लोग। जब भी भूकंप आया, अमरनाथ का हादसा हुआ, देश पे आपदा आई, इसमें कोई शक नहीं है। यह अलग बात है विपक्षी उस पर सवाल उठाएं, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाएं, वो विपक्ष का काम है, वो तो शुरू से लेकिन एक चीज और संयम जी मैं देख रहा हूं कि आरएसएस का व्यक्ति सेवा के लिए आता है, समर्पण के लिए आता है, काम करता है, लेकिन आज उसकी भी जरूरतें हैं। संगठन या बीजेपी की सरकारें उस कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देती जिसे स्वयंसेवक कहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर जमीनी स्तर पर यही हालात रहे, उस स्वयंसेवक को अहमियत नहीं दी गई, तो आने वाले समय में इन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो कम होगा। कभी आप मध्य प्रदेश के इलाकों में जाइए, हो सकता है गुलरेज जी सहमत ना हो, जैन साहब सहमत ना हो, लेकिन उन स्वयंसेवकों का दर्द आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भले बीजेपी सत्ता में है, लेकिन स्वयंसेवक की उपेक्षा हो रही है। संदीप जी, वो कमी का जिक्र भी कर दीजिएगा तो दिनेश जी से जवाब ले लेते हैं यहीं पर ही। वो कमी, मैं वही तो कमी कह रहा हूं कि आप उस स्वयंसेवक की जरूरत को नहीं समझ रहे। आप सत्ता के मद में डूब गए हैं, तो संघ और सत्ता के बीच दूरी बढ़ जाएगी, तो मुझे लगता है जो बीजेपी की असली ताकत है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल दिनेश जी, आपने पूरा सुना है संदीप जी को, वरिष्ठ पत्रकार हैं संदीप पौराणिक जी। क्या कोई कमी रह गई आरएसएस के जो कार्यकर्ता, जो संघ के यदि जो कार्यकर्ता अपेक्षा रखते हैं अपने नेतृत्व से कि क्या कुछ है? वैसे नेतृत्व से अपेक्षा कुछ नहीं, क्योंकि देश के लिए यदि काम कर रहे हैं तो पूरा समर्पण ही चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसी चीजें रह जाती हैं जिनको पूरा करने के लिए अब आगे विचार भी करना होगा संघ को? देखिए, शब्द जो है स्वयं सेवा, स्वयं सेवा से स्वयं सेवक बना है। जब हमारा ध्येय वाक्य ही स्वयं सेवक है और हम स्वयं अपनी सेवा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, तभी आरएसएस को ज्वाइन करते हैं। तो ये तो हमारे मूल जो कंठ है उसके अंदर ही ये शब्द निहित रहता है। हमारे मस्तिष्क में हमारी अच्छी तरह से ये घुट्टी पिला दी जाती है कि ये स्वयं सेवक संघ है, इसमें कहीं से कहीं तक स्वार्थ आड़े आता ही नहीं है। ये हम पहले मानसिक रूप से तैयार, शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं इस कार्य के लिए कि हमको स्वयं सेवा करना है और उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा कहीं किसी से नहीं करना है। ये एक स्वयं सेवक की पहचान भी होती है और ये उसका मूल ध्येय वाक्य भी होता है। तो हम कोई स्वयंसेवक, देखिए हजारों लाखों स्वयंसेवक में से कहीं कोई स्वयंसेवक भटक जाए
किसी को कहीं कोई स्वार्थ की भावना किसी की प्रेरणा से आ जाए, क्योंकि ये देखिए देश बहुत बड़ा है, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो स्वयं सेवकों को भटकाने का प्रयास भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो ध्येय वाक्य है हम उसके ऊपर अडिग होकर चलते हैं। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई हमारा स्वार्थ नहीं है और इसीलिए हमारा संगठन आज 100 वर्ष पूरे कर रहा है और आगे भी हमारा जो ध्येय है वो यही है कि सनातन संस्कृति को प्रेम करना है, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना है और तभी हम स्वयं सेवक कहलाएंगे और तभी हम हिंदू कहलाएंगे और तभी हम भारतवासी कहलाएंगे जब अपनी मातृभूमि को सर्वोच्च रखेंगे, अपनी सनातन संस्कृति को और अपने धर्म से प्रेम करेंगे। चलिए, तो एक लक्ष्य के साथ जहां आरएसएस अभी चल रहा है, बैठक में बहुत सारे मुद्दे हैं जो भविष्य को लेकर जरूरी हैं। क्या कुछ इस बैठक के बाद निकलेगा उस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया करेंगे दिनेश जी आपका, गुलरेज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही संदीप पौराणिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दबंगई और कहा जाए कि विस्तार के साथ अपनी बात रखने के लिए, मूल जो समस्या उनको उठाने के लिए। लेकिन ये आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक है। चर्चा के लिए जो मुद्दे उठाए गए हैं वो देश हित के ही मुद्दे हों, चाहे फिर गुरु तेग बहादुर जयंती को कैसे मनाया जाए, उसके बाद क्या कुछ सिख समुदाय के लिए किया जाना है, उनको कैसे जोड़ा जाए, आदिवासियों के बीच कैसे जागरूकता लाई जाए, क्योंकि 100 साल अभी भी कम पड़ जाते हैं जागरूकता की जो कहा जाता है कि गाथा लिखने के लिए। अभी आने वाले वर्षों में ये काम आरएसएस को करना है, ये कहना है और इंतजार रहेगा इस बैठक के बाद क्या निचोड़ निकलता है, क्या डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।